सो गाइज़ आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन बच्चों को थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए जो अच्छे लेवल के हों विद देयर आंसर्स, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको आए। दूसरी बात कि आप IIT JEE 2007 पेपर 1 के जितने भी पैराग्राफ टाइप के सवाल हैं, 2 पैराग्राफ टाइप के सवाल हैं, उन दोनों को अटेम्प्ट कर लो, फिर वीडियो पे प्रोसीड करो, ताकि आपका जो ओवरऑल रिवीजन पर्पस है वहाँ पे सॉल्व हो, आपको अपनी गलतियाँ पता लगे। पेपर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं आगे वाले सवाल, है ना। तो हमने अभी तक सिंगल करेक्ट टाइप के MCQ टाइप के सवाल कर लिए थे। ये पैराग्राफ टाइप के सवाल हैं, ठीक है, पैराग्राफ टाइप के सवाल हैं। इसमें 2 ही सवाल आए थे पेपर में, IIT JEE 2007 में सिर्फ 2 ही सवाल थे इस टाइप के। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन एक रिवीजन पर्पस से बहुत ही बढ़िया रहते हैं ऐसे सवाल। तो देखो यहाँ पर पहला सवाल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो सवाल होते हैं वो जनरली कैलकुलेटिव होते हैं, और अगर उनकी कैलकुलेशन तुम ढंग से नहीं करोगे तो वो JEE एडवांस तो छोड़ो, JEE मेंस में भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक सर्कल गिवन है, एक पैराबोला गिवन है, और हमें बोला है दे इंटरसेक्ट एट P and Q इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो ये तो हमारे पास पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन है। टेंजेंट्स टू द सर्कल P and Q पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को एट R, एंड टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P and Q इंटरसेक्ट x एक्सिस एट S। तो हमें ये 3 सवाल पूछे, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी भी आपको सोल्यूशन नहीं दिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इसको। और ध्यान रखना, इस वीडियो के बाद आपका जो होमवर्क है, जो फॉलो करते हैं ऑब्वियसली, तो होमवर्क आपका सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम है कि एक बार आपका जो सर्कल्स चैप्टर है, ठीक है, सर्कल्स चैप्टर है, एंड एक आपका स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स के फॉर्मूलाज या थ्योरी पूरी एक बार बस नज़र मार लो, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये एक सही मौका है कि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो ना, तो ये अच्छी बात है। चलो, पहला सवाल था रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे फिगर मैं पहले दिखा दूँ, फिगर आपके सामने है, यहाँ पर मैंने अच्छे से यहाँ पर ली हुई है फिगर। तो देख सकते हो यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ पर अपना सर्कल बना हुआ है, एंड P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने निकाले हुए हैं, ठीक है। P पॉइंट्स और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, पहली बात तो ये है, जो कि मैंने लिखा नहीं है क्योंकि डायग्राम में ऑब्वियसली मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसको निकाले कैसे, वो बहुत ही एक इजी सा टास्क है। करना क्या आपको, जो आपको पैराबोला और सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, इनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बात बहुत इजी सी बात है। तो P और Q के जैसी कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, आपको PQR वाला जो आपका ट्रायंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पॉइंटर को, ठीक है, ये रहा पॉइंटर, ये यहाँ पर है। तो ये पॉइंटर मेरा जो है, यहाँ से QR और P, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है वो आपको निकालना है। PQS, हाँ, PQS का भी एरिया आपको निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। बहुत ही ईजी टास्क है। देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सबसे आसान फार्मूला बताओ एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे आसान हम बता सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि यार अगर जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो क्या ये फार्मूला होल्ड करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बात को समझते हैं बहुत आसानी से। मान लो कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल्ड नहीं है। तो यहाँ पर कैसे हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? देखो यहाँ पर जो आपकी हाइट है वो ये हो जाएगी, ठीक है, जो मैंने ब्लू से मार्क करी, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बेस को एक्सटेंड करने वाली लाइन का।
ठीक है, तो ये आपकी हाइट हो गई, ठीक है। एंड आपका जो बेस है वो आपका हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका बेस हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला यही लगेगा, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी आसानी से आप एरिया निकाल सकते हो किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला ऐसे ही इतना बढ़िया नहीं है, ये किसी भी ट्राइंगल पे यूज़ हो सकता है, चाहे वो राइट एंगल्ड हो या ना हो, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास अगर मान लो PRQ का आपको एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, PQ को बेस मान लो, PQ को आपने बेस माना, ठीक है, एंड MR आपका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। बस आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आसान काम है, क्योंकि MR तो आपका x एक्सिस पे और PQ के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है और वो आपस में एक क्या कहते हैं x इक्वल टू समथिंग वाली लाइन पे लाई करते, तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो ना। ओके, और PQS में भी सिमिलर सी कहानी है कि MS आपका ऑल्टीट्यूड हो गया और PQ आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो आपने दोनों के एरिया निकाले और रेशियो निकाल लिया, बहुत आसानी से आंसर निकल गया। और मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको कंफर्म हो गई होगी कि कितनी सिंपल है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PRS। तो डायग्राम में देखो PRS, ये रहा ना PRS, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पूरा बड़ा सा ट्राइंगल है। बात है सर्कम सर्कल के रेडियस की, ठीक है। और इसको करने का सबसे आसान मेथड होता है कि आपको एक चैप्टर आना चाहिए। कौन सा चैप्टर है? एक ऐसा चैप्टर है जो सब अवॉइड करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इतना बढ़िया सा चैप्टर है लेकिन सब छोड़ते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है कैलकुलेशंस को रिड्यूस करने में। तो यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल के यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे पड़े हैं। एक तो ये रहा, ठीक है, ये जो फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। देखो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, साइन रूल है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ जगह पे ये वाला जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ग्रीन से सर्कल किया है, ये लिखा नहीं होता, और इसमें जो R है वो आपका क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। क्लियर है? और जो नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आपको ABC जो कि साइड्स होती है ट्राइंगल की, एंड 4 टाइम्स ये डेल्टा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, कहीं भी काम आ सकते हैं, याद रखना एक बार। और यहाँ पर मैंने PS और PR का डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाला है। देखो PS आपका ये वाला लेंथ हो गया एंड PR आपका ये वाला लेंथ हो गया। RS तो बहुत आसानी से निकल जाता है। एंड फिर मैंने सिंपली सेकंड वाला फार्मूला अपनाया है। तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहला फार्मूला लगाओ, दूसरा फार्मूला लगाओ, आंसर सिमिलर कैलकुलेशन से ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहला भी लगा सकते हो अगर कोई अच्छी सी ऑब्जर्वेशन करोगे। जैसे मान लो आपने PR की लेंथ निकाल ली, यहाँ पर थीटा मान लिया, तो साइन थीटा का ये परपेंडिकुलर साइड, ये इसकी हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा निकल जाएगा, उसकी ऑपोजिट साइड की लेंथ मालूम है तो हो जाएगा, साइन रूल से भी हो जाएगा। तो आप दोनों फार्मूलाज लगा सकते हो, सिमिलर कैलकुलेशंस ही होंगी, और ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। क्योंकि आप खुद सोचो, आपको रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको तीनों ये जो पूरा ट्राइंगल है इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सर्कम सर्कल बनाओगे, फिर उसके बाद देखोगे, है ना। तो एक लंबा सा टास्क है, ठीक है ना, है ना, लंबा टास्क है। आपको क्या करना पड़ेगा कि PS जो है उसका मिड पॉइंट ढूंढकर उसकी परपेंडिकुलर निकालोगे, और यहाँ से मिड पॉइंट ढूंढकर उसकी परपेंडिकुलर निकाल के आप सर्कम सेंटर निकालोगे, और सर्कम सेंटर का डिस्टेंस P पॉइंट से या S पॉइंट से या R पॉइंट से निकालोगे, और फिर आपको रेडियस मिलेगा। तो एक लंबा काम है, कैलकुलेशन वाला काम है, उसको आपने बहुत सिंपल कर दिया, ठीक है। तो दूसरा मेथड समझ आ गया ना। आपको क्या देखना है, सर्कम सर्कल कैसे बनता है। सर्कम सर्कल क्या होता है, मान लो कोई ट्राइंगल है, ठीक है,
उसमें आपने क्या करा, यहाँ पर उसका मिड पॉइंट ढूंढा एक साइड का, दूसरी पॉइंट का मिड पॉइंट ढूंढा, वहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाली और क्या करेंगे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट। ये आ गया आपके पास सर्कम सर्कल का सेंटर, जिसको सर्कम सेंटर भी कहते हैं। उसका आपने डिस्टेंस देख लिया किसी भी एक वर्टेक्स से, लेट से पी से आपने देख लिया, तो ये आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा, है ना। और आपका सर्कम सर्कल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छे से नहीं बना बट समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो अगला हमारा सवाल था इन सर्कल के बारे में, ठीक है। अब इन सर्कल भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यार इसके लिए भी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है ना। इसके बहुत फार्मूले हैं भाई, ये देख लो, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले जो रेडियस ऑफ इन सर्कल के बारे में आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ इन सब में से तो वो जो होता है पहला, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब भी आप याद रख सकते हो, लेकिन पहला वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मेरे को यही वाला मोस्टली यूज़ करते हुए देखा है मैंने। एंड इसमें आपको क्या कहते हैं, पहला वाला ही इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था। और वैसे भी इन जनरल भी मेरे को ऐसा ही फील होता है कि पहला वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है ना, पहला वाला ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर बहुत इजीली आपने एरिया कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ था, है ना। और आपने सेमी पेरीमीटर, एस जो है ना आपका सेमी पेरीमीटर होता है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, किसी ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर तीनों ऐड करे और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो वो सेमी पेरीमीटर बन गया, ठीक है। तो मतलब पेरीमीटर का आधा, तो हाफ कर दिया पेरीमीटर को, तो सेमी पेरीमीटर मिल गया। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले में डाला, इजीली आंसर 2 मुझे मिल गया, ठीक है। तो बहुत सिंपली हुआ है कैलकुलेशन, वरना रेडियस ऑफ इनसेंटर निकालना बहुत एक टफ़ टास्क है, ठीक है। जनरली स्पीकिंग बहुत टफ़ टास्क है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो इसमें तो तुम डेफिनेटली फंस जाओगे, ठीक है। इसमें आसान तरीका नहीं है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या बन गया, तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है एंड तुमने उसमें से क्या करना है, उसका जो एक ऐसा सर्कल है जो उसके साइड्स को एज अ टेंजेंट मानता है, ऐसा सर्कल, इसका तुम्हें रेडियस निकालना है। ये एक रियली टफ टास्क है, ठीक है। तुम खुद सोचो तुम कैसे करोगे। तुम एक इन जनरल सर्कल की इक्वेशन लेट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसकी एक एक जो साइड है उसकी इक्वेशन निकालोगे। देखो इसकी इक्वेशन निकाली तुमने, इक्वेशन निकालोगे, उसको एज अ टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, कंडीशन निकालोगे, है ना। तो तुम्हारे पास 3 कंडीशन आएगी, 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करोगे, इक्वेशन जो सर्कल की आएगी उसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं ना, वो तुम डालोगे एंड फिर सॉल्व करोगे और फिर जाकर तुम्हारे पास रेडियस आएगा। बहुत लंबा टास्क है ये बहुत हैवी है, हैवी कैलकुलेशन है ये। तो नॉट प्रेफर्ड है, बिल्कुल प्रेफर नहीं है भाई, बहुत लंबा टास्क है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं मार्क कर लेने चाहिए, याद रखो इनको, है ना। रोज़ देखो, याद करो, लिख के याद करो, है ना। ओके, तो आई होप सो कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला पैराग्राफ टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा, है ना, क्लियर रहा होगा पूरा। सबसे पहले तो यहाँ पर रिवाइज़ कर ले, हुआ क्या था। यहाँ पर हमारे पास पूरा एकदम फिगर गिवन है, पी क्यू हमने निकाले इक्वेशन से सॉल्व करके। हमने फिर ये ट्राइंगल का फॉर्मूले को विजुअलाइज़ किया कि अगर राइट एंगल नहीं है तब भी हम इसको लगा सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि एरियाज़ निकाले, बहुत ईजी था ये तो। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इसको इक्वेशन से इस क्वेश्चन में फ़िलहाल कह सकता हूँ मैं कि तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फ्रीडम होती है ना कि तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे मान लो, ठीक है, मतलब अपनी मर्ज़ी से ईजीनेस के हिसाब से मान सकते हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्या पता ये हो जाए इससे भी, लेकिन अच्छा वाला मेथड कौन सा है, ये दोनों फार्मूले इसको लगा के। एंड तीसरी बात, इन सर्कल, इसको तो बिल्कुल प्रेफर नहीं कर सकता मैं कि यार तुम इक्वेशन से करो क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। इससे अच्छा तो तुम यहाँ पर ये जो फार्मूलाज हैं इनको याद रखो एंड जब भी मौका मिले इसके बारे में बिल्कुल सोचना है, क्योंकि इन सर्कल मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में कभी इक्वेशंस के हिसाब से नहीं देंगे, इन फार्मूलाज के हिसाब से देंगे। तो जब भी इन सर्कल दिखे फार्मूला सोचना है, इक्वेशन नहीं सोचनी, ठीक है। चलो हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है, हाँ, तो हमारे पास 2 ही पैराग्राफ थे,
तो पहला पैराग्राफ हो गया, ये हमारा पैराग्राफ 2 है। और इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है जो एक्सप्लेन हो जाएगी इसके थ्रू। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, एंड यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एंड आई होप सो कि तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो इसको ट्राई कर लो, अभी भी तुम्हारे पास आंसर नहीं गिवन है ना, आंसर मैंने दिखाया नहीं है, तो इसको एक बार अच्छे से ट्राई कर लो जिन्होंने ट्राई नहीं किया है। ओके, तो देखो यहाँ पर कह क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है लेकिन काफ़ी लोग इग्नोर कर सकते हैं इसको। वी आर denote the sum of first r terms of an arithmetic progression whose first term is r and the common difference is 2r minus 1। क्लियर है? मतलब एक ऐसी AP है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो r है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, r है ना, है ना, यही बात है। क्योंकि वी आर तो हम सम ऑफ देखना चाहते हैं ना, तो सम के लिए n को r रख देंगे, और d जो है हमारा 2r माइनस 1 है। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ हमें गिवन है, हमें करना क्या है, वी आर, ठीक है, ये हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, v1 v2 v3 v4 vn, मतलब समेशन ऑफ वी आर इक्वल टू 1 से n, है ना, ये चीज़ हमें निकालनी है पहले क्वेश्चन में। और वैसे ही हम फिर जब वी आर निकल जाएगा तो हम टी आर निकाल लेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम क्यू आर निकाल लेंगे टी आर की हेल्प से, तो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलने वाला है पूरा मामला। अब देखो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है लेकिन वो बीच में आएगी। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल का पार्ट तो बहुत सिंपल है। देखो पहले तो ए हमें 1 गिवन है, ए हमें 1 गिवन है, डी हमें 2r माइनस 1 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स r हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, ये तो भाई 10वीं वाले बच्चे को भी पता होता है ना, 10वीं में कराते हैं फॉर्मूला। तो देखो फिर हमने बस फॉर्मूले में पुट किया यार, बहुत आसानी से पुट किया, ये हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। आपने ना एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी होगी कि कभी भी कोई AP होती है उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम होता है वो लेट से मैं कह रहा हूँ SN है, वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, AN² + BN। सुना है ना? अगर नहीं सुना तो यार कोई ना, मैंने लास्ट में डिस्कशन करी है इसके बारे में, तो अभी सुन लो। ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो यार ये तो क्यूबिक है। क्यूबिक कैसे आ गई? क्योंकि यहाँ पर जो AP है ना वो एक नॉर्मल AP नहीं है, इट इज़ समवट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल AP हमारी होती है ना उसमें A और B इंडिपेंडेंट ऑफ N होते हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ N होते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर A और B मतलब तुम्हारा जो तुम इन जनरल लगा लो कि जो तुम्हारा स्मॉल a और d है वो इंडिपेंडेंट ऑफ r नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इससे रिलेट मत करना, इससे रिलेट मत करना। क्लियर है? और इसके रिलेटेड जितनी भी तुमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसको भी अप्लाई मत करना। ठीक है ना? चलो बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ हो रही थी। ठीक है, देखो समेशन तो बहुत ईजी है ना, समेशन लगाना आता है ना, समेशन लगाना आता होगा। देखो समेशन ऑफ क्यूब क्या होता है, r³ का समेशन r इक्वल टू 1 से n, ये आ जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना स्क्वायर है। फिर तुमने देखा यार r² है, r² का समेशन तो ये होता है भाई, डायरेक्ट फार्मूला है। फिर r का समेशन तो डायरेक्ट ये होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, r का समेशन जो होता है, r³ का जो समेशन होता है उसका स्क्वायर होता है, r के समेशन का, है ना, स्क्वायर ही ऐड होता है बस। तो देखो यहाँ से रिवीजन हो गई फार्मूलाज की, यहाँ पर हमने पुट किया, आंसर निकला। लो भाई आंसर निकल गया। ठीक है ना, आंसर निकल चुका है। बहुत इजीली कैलकुलेशन ही करिए, बस आपके सामने ही दिख रहा होगा आपको, कैलकुलेशन करिए डायरेक्ट, है ना। तो पहला पार्ट हमारा बहुत ईजिली हो चुका है। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, बस पुट कर दो। ये तो 10वीं वाला ही फॉर्मूला है ना। और ये समेशन आप लगाइए 11वीं में पढ़ते हो, बहुत ईजी फार्मूला से। अच्छा देखो यहाँ पर ना हमें TR निकालना है। देखो अगला पार्ट,
टी आर निकालना है। टी आर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, कैसा टाइप का नंबर होगा। फिर हमने देखा यार टी आर हमें गिवन क्या था, ये गिवन था, ठीक है ना, टी आर हमें ये गिवन है। अब देखो यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक बात आई, जब मैं मतलब कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात आई, क्योंकि हमने ये पढ़ी होती है कि यार ये कंसेक्यूटिव सम्स ऑफ एपी है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Sn+1 माइनस Sn इक्वल टू An+1 होता है। क्यों? क्योंकि तुम करते हो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 An प्लस, नहीं An लगा देता हूँ, An और An+1, ठीक है ना। तुम ये सब कुछ टर्म्स है एपी की। Sn का मतलब क्या है कि यहाँ तक सम n तक। Sn+1 का मतलब क्या है कि पूरा Sn An+1 तक सम। तुमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचेगा, An+1, सही बात है ना। तो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है, ये फॉर्मूला मैंने भी पढ़ा था। मैंने देखा इधर, मैंने देखा कि जब मैंने ये दिमाग लगाया तो मैंने देखा कि यार फिर तो TR+1 होना चाहिए अपना आंसर, है ना। तो ये स्मॉल टी है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इन जनरल मतलब R+1th टर्म ऑफ द AP उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया, वही वाला, वो अपना कौन सा फार्मूला होता है, A+n-1 इंटू डी। तो मैंने सारे पुट कर दिए, आंसर आ गया 2r²। मुझे लगा ठीक होगा, है ना। एंड फिर मैंने एक बार वेरीफाई किया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली यार क्यूब आ रहा था, है ना, क्यूब आ रहा था VR की टर्म में, तो मुझे थोड़ा शक हो रहा था कि कुछ अब नॉर्मलिटी ना हो। तो मैंने डायरेक्ट मेथड से करा, ठीक है। VR कैलकुलेट किया, VR+1 रखा, माइनस किया, ठीक है, क्योंकि VR हम निकाल चुके हैं, देखो VR हम निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है। और VR में R+, यहाँ पे क्या करा, R को R+1 रख दिया, तो VR+1 भी मिल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आ गया ये, ठीक है, सॉरी ये आ गया मेरे पास। अब मैंने सोचा कि यार एक तरफ ये आ रहा है, एक तरफ ये आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। कैलकुलेशन चेक करी, सब कुछ ठीक है, बस गलती कहाँ है कि यहाँ पर मैं ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो अपना Sn+1 माइनस Sn An+1, और ये जो मैंने लिखा हुआ है बोल्ड में, है ना, रेड पेन से, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होना, अप्लाई ही नहीं होना। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसका रीज़न तो मैंने पहले ही बता दिया है कि A और B, या फिर तुम कह लो A और D जो तुम्हारे पास हैं इस क्वेश्चन में, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है n के, ठीक है। A और B, A और D, ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट टर्म है और डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो n के इंडिपेंडेंट नहीं है, R पे ही डिपेंड कर रहा है। R को चेंज करोगे वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि तुम ये बहुत सिंपली सोच रहे हो ना कि ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ सोच रहे हो, लेकिन ये ऐसी है ही नहीं, ये बात जो है ना ये ऐसी है ही नहीं, इट इज़ अब नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होनी, ठीक है ना। अप्लाई क्या होना है, डायरेक्ट मेथड की, VR कैलकुलेट किया, R को R+1 करके ये किया, और ये हमारे पास आया सही, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यार इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखो कि ये जो डिटेलिंग है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ n होने चाहिए, इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ पता नहीं होती काफ़ियों को। अच्छा, तो देखो यहाँ पर TR तो निकल गया अपने पास, है ना, क्योंकि ये डिफरेंस निकल गया, उसमें -2 करना था, ठीक है। तो TR निकल गया, TR निकला, उसको मैंने फैक्टराइज़ किया और ये चीज़ निकल गई। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ना ही मैं कह सकता हूँ कि कोई इवन नंबर है, ना ही मैं कह सकता हूँ कोई ऑड नंबर होगी, मैं कह सकता हूँ यार कॉम्पोजिट नंबर है। 2 फैक्टर मुझे दिख गए ना। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनमें 2 फैक्टर हों, जैसे अपने पास हो गया 2 × 2, ठीक है ना। वो प्राइम नंबर नहीं होते, जैसे तुम समझ रहे हो कि 2 वो प्राइम नंबर है, वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम ना हो और उनके पास 2 फैक्टर हो, ठीक है, अदर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 4 × 3 हो गया, ठीक है, 3 × 2 हो गया, ऐसे वाले जो फैक्टर होते हैं वो अपने कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजीली हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है।
क्लियर है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ n वाली जो बात है इसको ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, अगर वो n के इंडिपेंडेंट है तो ही इस मेथड को आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगर थोड़ा सिंपल सवाल होता तो ये बड़ा एक मस्त शॉर्टकट बनता, चलो कोई ना, इसी बहाने इस बात को हमने क्लैरिफाई कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, QR निकालना है और बताना है QR किस सीक्वेंस का पार्ट है। तो बहुत सिंपल है, TR मैंने निकाला, TR+1 देखा एंड यहाँ पे आपको फिर से ऐसा लग रहा होगा कि TR+1 है, TR है, तो क्या फिर से वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला? नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि TR एक AP नहीं है, ये एक AP फॉर्म ही नहीं कर रहा है। क्यों? देखो TR है ये अपना, इसमें क्या है, मैंने आपको फॉर्म कैसी बताई थी कि TR एक सम हो सकता है AP का, अगर वो ANR या R² लगा लो, AR² + BR की फॉर्म का है, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट भी है ना, तो ये एक AP तो नहीं है, तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्लियर है ना बात? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, TR+1 निकाल लिया, क्योंकि R को मैंने R+1 रख दिया तो TR+1 निकल गया एंड QR मैंने निकाल लिया, फिर कैलकुलेट करके ये निकल गया। अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है, अपने पास होता है TR, मतलब nth टर्म ऑफ एन AP, मतलब rth टर्म ऑफ एन AP, क्योंकि यहाँ पे R है, ठीक है। rth टर्म ऑफ एन AP को हम एक लीनियर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई सीक्वेंस मिले, लेट्स से AN, जो कि AN+B की फॉर्म का है, उसको आप कह सकते हो कि ये डेफिनेटली एक AP है। क्यों? क्योंकि ये एक इस फॉर्म का है, ठीक है, इस फॉर्म का है, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो भी होगा वो एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कॉमन डिफरेंस उसका हो जाएगा कैपिटल A यहाँ पर, है ना, और फर्स्ट टर्म हो जाएगी A+B, ठीक है ना, क्लियर है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है देखनी है, मैं दिखाऊं कितना सिंपल है। देखो ये कैसे पता लगा मुझे कि कॉमन डिफरेंस इसका कैपिटल A होगा, मैंने ओरिजिनल वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर लिया, A+n-1 इंटू D होता है, लो भाई इसको क्या कर दिया, A-D + ND। अब दोनों को कंपेयर कर लो, कैपिटल A = D आ गया, A-D = कैपिटल B आ गया, A की वैल्यू क्या निकल गई, कैपिटल A+B, ठीक है ना। तो काफ़ी आसान सी बात है, कुछ बड़ा सा नहीं है यार, है ना, कितनी सिंपल सी बात है। फिर हमने यहाँ पे आंसर दे चुके हैं कि QR इज़ एन AP विद कॉमन डिफरेंस 6, कितनी आसानी से हमने आंसर दे दिया ना। अच्छा, यहाँ पे बात आ गई वही वाली जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, SN अगर एक सम है AP का, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, तो वो कुछ ऐसी फॉर्म का होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस उसका हो जाएगा 2A, फर्स्ट टर्म हो जाएगी A+B, ठीक है। तो ये भी उसी फॉर्मूले से निकला है, कौन सा फॉर्मूला था अपना, n/2 2A + n-1 इंटू D, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमने इस चीज़ को निकाला है। सो आई होप सो कि क्लियर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बात अपने पास ये होती ना कि जो VR है वो अपने पास AR² + BR वाली फॉर्म का आता, तो मैं कहता कि भाई VR+1 - VR = अपना TR+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है यार, A और B जो है ना, A और D लगा लो क्योंकि वही बात है ना। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अगर किसी AP का इंडिपेंडेंट नहीं है N के, तो मैं सिंपली कहूँगा कि यार वो फॉर्मूलेज मत यूज़ करो, जो फार्मूला है ना ये वाला, इसको नहीं यूज़ करना, बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अगर इंडिपेंडेंट है तो कर लो भाई, ठीक है। तो जब अब नॉर्मलिटी आती है ना, तो आप शॉर्टकट की तरफ ना वैसे ही कम इंक्लाइंड होने चाहिए, आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि यार थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट्स को अवॉइड करना चाहिए, ताकि ये जो इनसाइट्स होती है कभी कभार नहीं आती, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट है नहीं है। आपको बस ये देखना है कि यार थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, तो इसमें मैं ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ ना जाऊँ, ठीक है। अगर मेरे को नॉलेज सफिशिएंट नहीं है तो मैं शॉर्टकट्स को थोड़ा अवॉइड करूँ,
ठीक है। तो उस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो ताकि गलतियाँ कम हो। अभी तो चलो सीख रहे हो, लेकिन पेपर के वक्त क्या रखना है दिमाग में वो ध्यान रखना ना, कि शॉर्टकट्स लगा सकते हो लेकिन फुल नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, आधी अधूरी नॉलेज काम नहीं करेगी। सो आई होप सो कि ये जो पूरी वीडियो है आपको क्लियर हुई होगी, दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे और मेथड्स और उनके फॉर्मूलाज। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपके लिए होमवर्क क्या है कि ये जितने भी फार्मूलाज इस वीडियो में मैंने बताए हैं, ठीक है, जो बातें मैंने बोला है कि ध्यान में रखो, इस चीज़ को अवॉइड करो, उस चीज़ को अवॉइड करो, उसको एक पेपर पे लिख लो, उसको रोज़ देखो। ऐसे याद नहीं होंगी ये चीज़ें, धीरे धीरे अप्लाई करोगे, धीरे धीरे हर एक, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट अभी शुरू होने वाले हैं या हो चुके हैं, जो भी वक्त चल रहा है, आपको उसमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लानी है। धीरे धीरे जो चीज़ें अवॉइड करनी होती है उनको अवॉइड करो, हर एक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करो, ताकि लास्ट में आके आप इतने परफेक्ट हो जाओ कि एक बार आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो उसका आंसर कभी भी गलत आएगा ही नहीं, ठीक है। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस लास्ट तक आ जाए। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करने वाले हैं मैट्रिक्स टाइप के जो सवाल है इसी पेपर के। सो मिलते हैं वहाँ।